हेलो बच्चों। हम लोग आज क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है उसमें जो चैप्टर 1 हमारा है और उसमें भी जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों जो हमारा यूनिट 6 है मतलब 12 का फर्स्ट यूनिट, इसमें टोटल आपके पास 4 चैप्टर है। आप सबको पता था, है कि नहीं? और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है वो भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है बच्चों। बच्चों नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी कंसेप्ट्स आपने पढ़ा उन सारे कंसेप्ट्स को आप एनसीईआरटी से टैली करो। और जो एनसीईआरटी में जितना भी वर्ड्स दिया हुआ है, जितना भी लाइन दिया हुआ है कि नहीं, वो सारा वर्ड्स सारा लाइन आप समझो और सारे वर्ड्स को सारे लाइन को आप एक्सप्लेन कर पाओ, ये ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। जो हमारा टॉपिक नंबर 2 था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम लोग आज इससे पूरा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों पेज नंबर 8, तो पेज नंबर 8 में आपको मिल जाएगा वो टॉपिक। बच्चों ये देखो पेज नंबर 8 में जो टॉपिक नंबर 1.2 है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों बी क्लियर, इसमें जो पहला लाइन लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। भाई सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होता है और उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। याद आया? वही बात बोल रहा है, आइदर बाई सेम इंडिविजुअल और बाई डिफरेंट इंडिविजुअल। आपको पता है ना कि जो इंडिविजुअल होता है वो इंडिविजुअल यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाईसेक्सुअल भी हो सकता है। अगर वो बाईसेक्सुअल है तो वहाँ पे सेम इंडिविजुअल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, और अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो वहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल एक सिंगल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। मान लो कि मेल है तो मेल फॉर्म करेगा स्पर्म को, और जो फीमेल है वो फॉर्म करेगी किसको? तो ओवम को। आगे बोल रहा है कि दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता है ना यार कि फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट फ्यूज करता था, उससे जाइगोट बनता था और जाइगोट से फिर नया यंगवन का फॉर्मेशन होता था, है कि नहीं? चलो आगे बोल रहा है कि इट इज़ एन एलोबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों बड़ा क्लियर टर्म्स में समझ जाओ, ये प्रोसेस कैसा होगा? एलोबरेट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा और स्लो होगा। बट जो एसेक्सुअल होता है वो सिंपल होता है और फास्ट होता है। ठीक है बच्चों। आगे बोल रहा है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स sexual reproduction result in offspring that are not identical to parents or among themselves। बच्चों आप सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होता है, एसेक्सुअल से वेरिएशन नहीं होता है। क्यों? तो सेक्सुअल में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था वो गैमेट्स के फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस हुआ था और मियोसिस लीड टू रिकॉम्बिनेशन। और प्लांट में जब स्पोर बन रहा था तो प्लांट में स्पोर बनने के समय मियोसिस हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, इस कारण वहाँ पे वेरिएशन होता है। ठीक है बच्चों। चलो आगे। अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल्स और फंजाई सो डैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। आप सबको पता होगा कि फंजाई, प्लांट और जो आपका एनिमल है वो मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर में अंदर से और अपने फंक्शन में फिजियोलॉजी में बहुत डिफर करता है। बट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो उन सब में 3 इवेंट कॉमन होगा। कौन कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चलो वही लिखा है कि अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल एंड फंजाई सो डैट though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern। ठीक है बच्चों, क्लियर? लेट अस फर्स्ट डिस्कस
व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दिस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। देखो आगे बोल रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। आप सबको पता है ना कि जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है उन सब को अपना वेजिटेटिव फेज पूरा करना होता है, और वेजिटेटिव फेज पूरा करने के बाद ही वो किस में इंटर करते हैं, इन द रिप्रोडक्टिव फेज। बच्चों ये जो वेजिटेटिव फेज का ड्यूरेशन है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। एक बच्चा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डेफिनेट टाइम ऑफ वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सीनेसेंट फेज, तो हम बोलेंगे कि सर ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। ठीक है बच्चों, चलिए दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। आपको याद होगा ना, इसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं एनिमल्स में, और प्लांट्स में इसको हम कहते हैं क्या बच्चा, तो वेजिटेटिव फेज कहते हैं। दैट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। आई थिंक क्लियर है पक्का। बच्चों आगे बोल रहा है द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, कैन बी सीन इजिली इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। अब सिंपल बात है, हमने आपको बताया था कल के लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 5 में, कि जिस समय प्लांट्स में फ्लावर आना शुरू हो गया हम कह देंगे कि प्लांट इंटर कर गया है किस फेज में, तो इन द रिप्रोडक्टिव फेज, है कि नहीं। वही बात कह रहा है कि द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी इजिली सीन इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर, है कि नहीं बच्चा। आगे बोल रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर। ये आपका काम है पता करना। इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, नेट के हेल्प से इसको आप सर्च करेंगे, आपको नहीं मिलेगा तो फिर हम बताएंगे। कुछ काम आप खुद भी करो, ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ है कि इन सम प्लांट वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस, व्हाट वुड वी यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड। कोई नया बात नहीं है, हमने कल ही बताया था कि जो प्लांट होता है पेरेनियल, उनमें 2 फ्लावरिंग पीरियड के बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड। और इंटर फ्लावरिंग पीरियड जो होता है इट इज द मैच्योर्ड फेज, इट इज नॉट द वेजिटेटिव फेज। ठीक है बच्चा, चलो आगे बोल रहा है कि ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। बच्चा सिंपल बात है कि टोमेटो है या मान लो मैंगो, सबसे अच्छा एग्जांपल मैंगो का है। बच्चों जो मैंगो होता है, क्या मैंगो आपको पूरे साल मिलता है क्या, नहीं, गर्मी के समय मिलता है, क्योंकि मैंगो में, लीची में, ये सब में फ्लावरिंग क्या बताओ फरवरी के मंथ्स में होता है, और फ्रूट बनते बनते वहाँ पे मई जून आ जाता है। तो कोई भी जो प्लांट होता है ना, वो प्लांट क्या बताओ, मैक्सिमम प्लांट सीजनली फ्लावर करता है, बट कुछ वैसा प्लांट भी है जो थ्रू आउट द ईयर फ्लावर करता है कि नहीं। वही बात कह रहा है कि डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। हाँ, वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट etc इज सीजनल, क्योंकि सर वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। हाँ, बहुत सारा ऐसा प्लांट है जो पूरे साल फ्लावर करता है, तो वैसा प्लांट जिस पे आपको पूरे साल फूल मिलता है, या आप कह सकते हो कि वैसा फ्रूट जो आपको पूरे साल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं दे आर क्या बताओ, ये वो सिंपल से फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, है कि नहीं। आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग। बिल्कुल सही बात है। प्लांट्स द एनुअल्स एंड बाइनियल टाइप शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सीनेसेंट फेज। ठीक है बच्चा, हमने आपको बताया था ना कि प्लांट 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। और उसमें से भी हमने बताया था कि एनुअल्स में, बाइनियल्स में जो वेजिटेटिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है और सीनेसेंट फेज है, ये तीनों फेज क्लियर कट में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट ये तीनों फेज को पेरेनियल्स में डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर कट उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, बट इन पेरेनियल स्पेसीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन दिस फेजेस। ठीक है बच्चा,
A few plants exhibit the unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime. आपको हमने बताया था कि बैम्बू जो होता है प्लांट है पेरेनियल, बट अपने लाइफ टाइम में बस एक ही बार फ्लावर करता है, और वो भी कितना 50 से 100 साल के बाद वो फ्लावर करता है। बच्चों, इस पे निट 2018 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा प्लांट पेरेनियल है बट मोनोकार्पिक है। व्हाट इज मोनोकार्पिक? तो वैसा प्लांट जो एक बार ही फ्रूट प्रोड्यूस करे उसको हम लोग मोनोकार्पिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, वही बोल रहा है। अनदर प्लांट एस्ट्रोबिलंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स। वही बात है, 12 साल में फ्लावर किया। As many of you would know, this plant flowered during the September-October 2006. वही 2006 में फ्लावर किया था, और ये 12 साल के बाद फिर फ्लावर किया। कब? 18 में किया है, और 12 साल के बाद फिर फ्लावर करेगा। कब? तो 2030 में, है कि नहीं? तो ये 12 साल में एक बार फूल देता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो 18 के बाद अब कब? तो 30 में होने वाला है फ्लावरिंग इसमें। तो जिस समय आप सब आदमी डॉक्टर बन जाएंगे, तो डॉक्टर बनने के बाद एक बार ज़रूर घूमने जाना तमिलनाडु में, जहाँ पे ये प्लांट मिलता है। और इससे क्या बताओ, जो फूल होता है इसका फूल काफ़ी सुंदर होता है। ठीक है बच्चों, चलो लिखा है, इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इनटू द ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ठीक है बच्चा। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to the active reproductive behavior. बच्चों, एनिमल्स में क्या होता है? तो एनिमल्स में जब हमारे बॉडी में सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो हमारे बॉडी में ढेर सारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखता है कि नहीं? तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मतलब वैसा फीचर जो बाहर से हो, दाढ़ी मुस्क आ जाना, बॉडी मस्कुलर हो जाना, है कि नहीं? या इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजी, है कि नहीं? चलिए, वही बोल रहा है, द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो अ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फिर से बोल रहे हैं, वैसा बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसका एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, उनके लिए ये बात है कि सर ये क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म में वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है। ठीक, चल आगे देख। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? अरे भाई सिंपल बात है, जिस समय आप लोग जवान हुए थे उस समय आपके बॉडी में जो चेंजेस हुआ था वो सब चेंजेस क्या बताओ, इंडिकेशन है कि आप क्या हो चुके हो, तो मैच्योर हो चुके हो। तो जो चेंजेस आप महसूस किए थे वो सब यहाँ बता देना। ठीक है, चलो। एमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू आउट द ईयर? बच्चों, बर्ड्स जो होता है वो पूरे साल भर एग नहीं देता है, वो एक साल में पर्टिकुलर सीजन में ही एग देता है कि नहीं? और इट इज़ अ सीजनल फेनोमेना। तो हम बोलेंगे द लेइंग ऑफ एग्स इन बर्ड इज सीजनल फेनोमेना। तो चिड़िया में अंडा का देना एक सीजनल फेनोमेना है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड? ठीक है, तो ये सब भी क्या बताओ, सीजनली ही रिप्रोड्यूस करता है। You will notice that birds living in nature lay eggs only seasonally. I think clear. However, birds in captivity, बच्चों वैसा बर्ड जिसको हम लोग क्या करते हैं, पालते हैं एग के लिए, है कि नहीं? हम पढ़ाएंगे आपको एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ाएंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, और वहाँ बताएंगे आपको कि जो बर्ड्स होता है उस बर्ड्स को हम वैसा कंडीशन देते हैं जिससे वो बर्ड्स पूरे साल भर एक ले करता है। ठीक है बच्चों। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। अब उसको कैसे हम क्या कंडीशन देंगे जिससे वो एक ले करेगा थ्रू आउट द ईयर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इन द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, चलो। इन दिस केस लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन बट इट इज़ अ कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ऐसा नहीं है कि जितना भी एग दे रहा है उस सब एग से नया यंगवन बन रहा है, वो एग इसलिए निकाल रहे हैं हम लोग कि ताकि उसको हम खा सके, है कि नहीं? चलो,
The females of placental mammals exhibit the cyclic changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormone during the reproductive phase. हमने आपको बताया था ना कि सर जो मैमल्स होती है, जो मैमल्स में जो फीमेल होती है उनके बॉडी में कुछ रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है और उसमें से भी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल यूटेरस में हो रहा है उसको हमने कहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल। याद आया आप लोग को? बहुत अच्छे। लिखा हुआ है कि द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट द साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी एंड accessory ducts as well as hormone during the reproductive phase. In non-primates mammals like cow, sheep, rat, deer, dogs, tiger, etc. Such cyclic changes during reproduction are called oestrus cycle. ठीक है बच्चा, ये साइकिल क्या होता है? तो जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसके साथ साथ में एस्ट्रस साइकिल भी बताएंगे। ठीक है बच्चा, चलो। वेयर एस इन प्राइमेट्स, कौन कौन सा? मॉन्की में, एप्स में, ह्यूमंस में, इट इज कॉल्ड क्या बच्चा? बोलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चलो। मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन exhibit such cycle only during the favorable season in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders. आपको याद होगा ना, हमने पढ़ाया था आपको कि एनिमल्स दो टाइप हो सकता है, एक को हमने कहा था सीजनल ब्रीडर्स और एक को हमने कहा था कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो वैसा एनिमल जो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस कर सकता है उसको हमने कहा था कंटिन्यूअस ब्रीडर, और वैसा एनिमल जो एक साल के पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड द सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है बच्चा, चलो। मेनी अदर मैमल आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर। ठीक है बच्चा, चलो। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी लॉन्ग एनफ। सिंपल बात है कि अगर हमारा जन्म हुआ और जन्म होते ही हम मर गए तो हम ओल्ड कहाँ से होंगे? तो अगर हम लंबे समय तक जिंदा रहें तो हम लोग भी ओल्ड होंगे, है कि नहीं? इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज। अब सिंपल बात है, बुढ़ापा होता है तो बुढ़ापा को तो सब पहचान पाएगा ना। चलो, बट व्हाट इज मेंट बाय ग्रोइंग ओल्ड? अरे यार, हमने बताया था आपको कि सीनेसेंट फेज में क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी स्ट्रक्चरली फंक्शनली डिटोरिएट करता है, बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट जमा होता है और अल्टीमेटली आदमी फिर मर जाता है। तो वही बोल रहा है कि द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सीनेसेंस। और हमने आपको ये भी बताया था कि जैसे ही सीनेसेंट फेज में इंटर किए, तो सीनेसेंट फेज में इंटर करना मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि आपका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो खत्म हो चुका है, मतलब आप अब गैमेट्स फॉर्म नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? is one of the parameter of senescence or old age. There are concomitant changes in the body like slowing of metabolism etc. ये सब बात हमने डिस्कस अच्छे से किया था, आपके नोट्स में सब बात मिल जाएगा आपको। During the last phase of life span, old age ultimately lead to death. ठीक बच्चा, चलो। In both plant and animals, hormones are responsible for the ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेज। अरे यार, हमने बताया था आपको कि वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंट फेज, इन तीनों फेज में ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स। इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम फिर से पढ़ रहे हैं, इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बच्चों, हार्मोन्स और साथ साथ में कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब क्या बताओ? रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को। एग्जाम्पल देते हैं कि प्लांट में, तो प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करवाने वाला कौन होगा? तो हार्मोन्स भी होगा, और साथ साथ में जो सनलाइट है कि नहीं? लाइट जो है, लाइट भी प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करवाता है। आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, एक चैप्टर पढ़ना है आपको 11th में, दैट इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 15। वहाँ मिलेगा आपको
कि प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में फोटोपीरियडिज्म, और पढ़ेंगे द पीरियोडिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट फॉर फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म। और बहुत सारा वैसा भी एनिमल है जहाँ पे लाइट क्या बताओ रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए, फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए और फिर से हम बोल रहे हैं कि हम लोग क्लास 11-12 पढ़ रहे हैं, तो हमको अपना औकात पता है कि कितना पढ़ना हम लोग को है। ठीक है, तो बायो में ये काफ़ी मैटर करता है कि क्या क्या पढ़ना है आपको। आप वो सब चीज़ पढ़ लो जो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा, ज्ञानी नहीं पढ़ना है कि नहीं। क्या बनना है, स्मार्ट बनना है, ताकि नीट में जो क्वेश्चंस मिले उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए, 340 350। और जो बच्चा फाउंडेशन में है ना, वो फुल में फुल भी स्कोर कर सकता है, लेकिन वही जब ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप करने के बाद फिर ये बहुत कम चांस रहता है कि बायो में फुल स्कोर कर ले। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखो ध्यान से। आगे बोल रहा है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास 3 इवेंट है, कौन कौन सा, बोल फटाफट। एक का नाम था प्री फर्टिलाइजेशन, एक का नाम था फर्टिलाइजेशन, और एक था आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। याद है आप लोग को पक्का। चलो, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट एंड प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी। ठीक है बच्चा, दो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडीड वेरी डिफरेंट। अब सिंपल बात है कि फंजाई का जो सेक्स ऑर्गन होगा और जो एंजियोस्पर्म का सेक्स ऑर्गन होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब बताओ, एंजियोस्पर्म में मतलब फ्लावरिंग प्लांट में जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें स्टामेन पिस्टिल है, और हम ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन के पास टेस्टिस ओवरी है। तो क्या दोनों में कोई सिमिलरिटी है, क्या नहीं है, बट उसके बावजूद दोनों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कॉमन बात है कि दोनों में गेमेट बनेगा, दोनों में गेमेट ट्रांसफर होगा, दोनों में फ्यूजन होगा, दोनों में जाइगोट बनेगा, और दोनों में जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। बात समझ में आया। ठीक है, आगे देख। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो एलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। ठीक है बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन of male and female gamete, the formation of zygote and embryogenesis. For convenience, these sequential events may be grouped into 3 distinct stages, namely pre-fertilization, fertilization and post-fertilization event. तो इन तीनों में बांटा गया है आपके सुविधा के लिए कि आप आराम से सिक्वेंशली तीनों को पढ़ पाओ। ठीक है, चलो। प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट, this event include all the event of sexual reproduction prior to fusion of gamete। हमने बताया था ना कि वो सारा इवेंट जो फ्यूजन से पहले होता है, गैमेट फ्यूजन से पहले होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड्स क्या क्या बच्चा, वो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। देखो आगे बोल रहा है गैमेटोजेनेसिस। As you already aware, gametogenesis refer to the process of formation of 2 types of gamete, मेल एंड फीमेल गैमेट। बच्चा जैसे ही यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ गैमेट कह रहा है तो कहीं ना कहीं ये हेट्रोगैमेट्स का बात कर रहा होगा, बट गैमेट्स होमोगैमेट्स भी होता है। याद आया, आइसोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट 2 टाइप का था, कौन कौन सा, बोल बच्चा सब, एंड आइसोगैमेट्स एंड ऊगैमेट्स। बहुत अच्छे। गैमेट्स आर हैप्लोइड सेल्स। ठीक है, गैमेट्स कैसा होता है, हैप्लोइड सेल्स होता है। ठीक है, इन सम एल्गी द 2 gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gamete। और वैसा कंडीशन जहाँ पे जो गैमेट्स होता है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली एक जैसा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। और होमोगैमेट्स आइसोगैमेट्स के लिए हम लोग मेल फीमेल गैमेट टर्म यूज नहीं करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, फिगर जो आपका 1.5a दिया हुआ है, तो 1.5a में जो ये फिगर है आपका किसका, तो होमोगैमेट्स का, आइसोगैमेट्स का। और ये किसका है, तो दिया हुआ है कि आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा। बच्चा क्लेडोफोरा है, क्लेमेडोमोनाज है कि नहीं। तो क्लेमेडोमोनाज का बहुत सारा स्पेसीज होता है, तो उसमें भी क्लेमेडोमोनाज डिबैरिना, इसमें जो गैमेट था वो कैसा था, आइसोगैमेट था। बच्चों परेशान बिल्कुल मत हो, जब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम थैलोफाइट्स में वहाँ पे इन सब बात को अच्छे से क्लियर करेंगे। बच्चों जो फिगर बी है वो लिखा हुआ है हेट्रोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस। फ्यूकस एक एल्गी है,
कौन सा एल्गी है? तो ब्राउन एल्गी है। और हमने बताया था आपको कि ब्राउन एल्गी का क्लास कौन सा होता है? बोल बच्चा सब, इट इज़ द फियोफाइसी। और हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसैपियंस, जो सी है होमोसैपियंस का है, मतलब किसका? ह्यूमन बींग्स का है। अरे वाह बच्चों, आगे बढ़ो। लिखा हुआ है वही कि दे आर हेंस कॉल्ड होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। हाउएवर इन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट्स प्रोड्यूस आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स। कौन कौन सा बच्चा? हेट्रोगैमेट्स है कि नहीं? कौन कौन सा? द एंथ्रोजोइड्स मतलब स्पर्म मतलब मेल गैमेट, और एग और ओवम मतलब फीमेल गैमेट। बच्चों में फिर से बोल दे रहे हैं, एग और ओवम में डिफरेंस होता है, पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे आपको। देखो आगे बोल रहा है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। अगर गैमेट का फ्यूजन हो दो डिफरेंट इंडिविजुअल से, है कि नहीं? तो अब हमने कहा था ना किस इंडिविजुअल में कौन सा स्ट्रक्चर है जो गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका आइडिया हमको मिलता है किससे? तो फ्रॉम द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म से, है कि नहीं? बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आपको पता होगा ना कि जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो दो गैमेट बन रहा है, वो दो गैमेट्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, सॉरी जो दो गैमेट्स बन रहा है वो दो गैमेट्स दो डिफरेंट इंडिविजुअल से फॉर्म हो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा केस भी होता है जहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल ही दोनों गैमेट को फॉर्म कर देता है। वही बात यहाँ कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ gametes from two different individuals, but this is not always true. क्यों? Because the two gametes can be formed by the same individuals. From your recollection of examples studied in class 11th, can you identify the cases where self fertilization is observed? तब सिंपल बात है यार कि वैसा कोई भी प्लांट जहाँ पे फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, मतलब फ्लावर में स्टामेन भी है पिस्टिल भी है, और अगर स्टामेन पिस्टिल दोनों एक साथ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वैसे केस में बाबू याद रखना सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। या किसी एनिमल के पास टेस्टिस भी है ओवरी भी है, और टेस्टिस ओवरी दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन एक साथ कर रहा है, तो वहाँ भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। आपको याद होगा टेनिया सोलियम पॉट टेपवर्म, टेनिया में क्या हुआ था? तो टेनिया में सेल्फ फर्टिलाइजेशन था, याद आया? तो हमने शुरू में कहा था कि इस चैप्टर का बहुत सारा बात क्लास 11th से है कि नहीं? चलिए, प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल और ऑन डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्सुअल। बच्चा यहाँ बोल रहा है प्लांट का बात कर रहा है, और प्लांट पे फ्लावर होता है, तो जो प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट में फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। इसको हमने अच्छे से बताया था आपको, याद करो सारा चीज। इन सेवरल फंजाई टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। आपको याद होगा फंजाई के लिए, इसके अलावा एल्गी के लिए, थैलोफाइटा के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या बू? होमोथैलिक हेट्रोथैलिक। ठीक है बच्चा, चलो। हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस आर टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशंस। ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज एस्टामिनेट। अरे यार याद करो, फ्लावर हमने कहा था ना कैन बी यूनिसेक्सुअल कैन बी बाइसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल में दो केस था, एक वैसा केस जहाँ पे फ्लावर में स्टामेन हो, और एक वैसा केस जहाँ पे फ्लावर में पिस्टिल हो। तो वैसा फ्लावर जिसके पास स्टामेन होता है उसे हम कहते हैं स्टामिन वाला फ्लावर, मतलब स्टामिनेट फ्लावर, और वैसा फ्लावर जहाँ पिस्टिल हो दैट इज कॉल्ड पिस्टिल वाला फ्लावर, मतलब पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है बच्चा। While a female is the pistillate or bearing the pistils, in some flowering plant both male and female flowers may be present on the same individuals, monoecious, or on separate individuals, dioecious. Some example of monoecious plants are cucurbits and coconuts. Of dioecious plants are papaya and date palm. तो जो बच्चा बार बार एग्जाम्पल पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में, उन सब को हम कह रहे हैं कि किताब अगर पढ़ लिए रहते तो किताब में आपको एग्जाम्पल मिल जाता और आपको हमसे पूछने का नीड नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, चलो कोई बात नहीं,
अब याद कर लेना सवाल नहीं पक्का। नेम द टाइप ऑफ गैमेट दैट आर फॉर्म्ड इन एस्टामिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। अरे यार एस्टामिनेट फ्लावर में कौन सा गैमेट बनेगा तो बता ना यार। तो एस्टामिनेट फ्लावर में बनेगा मेल गैमेट और पिस्टिलेट फ्लावर में बनेगा फीमेल गैमेट। ठीक है बच्चा। चलो बट व्हाट अबाउट एनिमल। तो एनिमल में क्या दिक्कत है, जैसे प्लांट में होता है वैसे एनिमल में भी होता है। तो वैसा एनिमल जहाँ पे दोनों मिलेगा सेक्स ऑर्गन दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल, और जहाँ पे एक मिलेगा सेक्स ऑर्गन दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। Are individuals of all species either male or female unisexual, or are there species which possesses the both reproductive organ bisexual? You probably can make a list of several unisexual animal species. अरे यार सामने में देखो अपने आप को, तुम भी क्या हो यूनिसेक्सुअल हो। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस सब क्या है यूनिसेक्सुअल है। अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, फिर टेप वर्म में कौन सा था आपके पास, टेनिया था, फैशियोला था, ये सब टेप वर्म था। ठीक है सॉरी टेप वर्म में क्या था, टेनिया था, फैशियोला क्या बताओ, लिवर फ्लूक था। ठीक है बच्चा। चलो लिस्ट टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स दैट पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। कॉकरोच इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पेसीज। अरे यार कॉकरोच क्या है, डायोसियस है। कॉकरोच के बारे में आपको पढ़ना है 11th में चैप्टर नंबर 7 में, नाम है चैप्टर का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है बच्चा। चलो आगे चलते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। अरे यार सबको पता है गैमेट फॉर्मेशन में माइटोसिस हो सकता है और मियोसिस हो सकता है। अगर मेन बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड बॉडी से गैमेट बनता है कैसे, माइटोसिस से। और अगर मेन बॉडी डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड में गैमेट कैसे बनता है, मियोसिस से। ठीक है बच्चा। चलो फिर से बोल दे रहे हैं, अगर जिस बॉडी से बन रहा है गैमेट वो हैप्लॉइड है तो गैमेट बनेगा माइटोसिस से, और जिस बॉडी से गैमेट बन रहा है वो डिप्लॉइड है तो वहाँ पे गैमेट बनेगा किससे, तो मियोसिस से। ठीक है बच्चा, क्लियर है। चलो गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पेसीज आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा, मेल एंड द फीमेल गैमेट। गैमेट्स आर हैप्लॉइड्स दो द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। A haploid parent produce gamete by mitotic division. भूलना मत कभी भी। Does this means that meiosis never occurs in organisms that are haploid? तो बच्चा आप सबको पता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो हैप्लॉइड होता है वहाँ पे मियोसिस होगा इन द जाइगोट, और जाइगोट में जब मियोसिस होगा तो उससे बनता है स्पोर्स, और वही स्पोर्स फॉर्म करता है फिर मेन पेरेंट बॉडी को। बाबू इन बात को समझने के लिए आज जो प्लांट किंगडम का 2nd लेक्चर आएगा उसको सब जरूर देखना। उसमें हम पढ़ाएंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो अगर समझ में आ जाएगा तो ये बात जो कह रहा है तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है चलो। केयरफुल एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 चैप्टर 3 टू गेट अ सुटेबल आंसर। ऐसे हमने आंसर आपको बता दिया है। Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophyta have haploid plant body, but in organisms belonging to pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, most of the animal, including human beings, the parental body is diploid. बच्चों डिप्लॉयड बॉडी हो, ठीक है, तो डिप्लॉयड बॉडी में जो एनिमल्स होता है, एनिमल्स में गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मियोसिस से। प्लांट कोई भी हो, किसी भी प्लांट में गैमेट का फॉर्मेशन होता है किससे, तो माइटोसिस से, और जो स्पोर होता है स्पोर का फॉर्मेशन होता है मियोसिस से। बच्चा ये सारा बात क्लियर तभी होगा जब आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में आएगा। ठीक है चलो लिखा हुआ है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट, मतलब गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। वही बात है। At the end of meiosis, only one set of chromosome gets incorporated into its gamete. कॉमन सेंस है, हमने बताया था ना कि मियोसाइट में जब मियोसिस होता है तो उससे गैमेट बनता है, और मियोसाइट में आपके पास 2n जो था क्रोमोजोम था, और जब मियोसिस होगा तो उससे गैमेट में कितना, तो n क्रोमोजोम हो जाएगा, है कि नहीं। Carefully studied the table 1.1 and fill in the diploid and haploid chromosome number of organism.
इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ मियोसाइट एंड गैमेट्स। बच्चा क्या होता है रिलेशन, तो वो हमने आपको बताया है। बच्चों टेबल दिया हुआ है, इसको भरना काफ़ी आसान है। ह्यूमन बींग्स में जैसे दिया हुआ है कि उसके मियोसाइट में क्रोमोजोम का नंबर 46 है, तो गैमेट में कितना हो गया, आधा कर दो 23। वैसे ही हाउस फ्लाई के मियोसाइट में क्रोमोजोम का नंबर कितना है, 12 है, तो गैमेट में कितना होगा, 12 का 2 आधा करो कितना, 6। रैट के गैमेट्स में नंबर है 21, तो जिस सेल से बना होगा उसमें कितना होगा क्रोमोजोम, तो 21 इंटू 2 कितना, 42। ऐसे ही इस टेबल को पूरा भर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बच्चों गैमेट बनने के बाद ज़रूरी क्या है कि गैमेट का ट्रांसफ़र हो, कि गैमेट जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों पास में आए, कि ताकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करे और जाइगोट का फॉर्मेशन करे, तभी तो जाइगोट से नया यंग वन का फॉर्मेशन होगा। तो वही बोल रहा है कि आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, मतलब फर्टिलाइजेशन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ गैमेट मीट। अब सिंपल बात है, गैमेट कैसे मीट करेगा, तो हो सकता है कि गैमेट को मीट करवाने के लिए हमको कुछ मीडियम चाहिए, जिस मीडियम के थ्रू गैमेट मूव करेगा और दोनों आके फिर मिलेगा, है कि नहीं। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। अब सिंपल बात है, फीमेल स्टेशनरी है और मेल गैमेट क्या है, मोटाइल है, तो वैसे केस में क्या होगा, जो मेल गैमेट होगा वो 7 समुंदर पार करके फीमेल के पास पहुंचेगा और उसको फिर फर्टिलाइज कर देगा, है कि नहीं। वही बात कह रहा है। एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। कुछ फंजाई में कुछ एल्गी में जो दोनों गैमेट्स होगा वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। बच्चों बी क्लियर, प्लांट किंगडम में ये सब बात क्लियर करेंगे। ठीक है, देख आगे देख, देर इज अ नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव। वही बात है ना कि किसी मीडियम से मेल गैमेट मूव करेगा, और मीडियम क्या होगा, तो वो मीडियम पानी होता है। In several simple plants like algae, bryophyta and pteridophyta, water is the medium through which this gamete transfer takes place। हमने बताया था ना, इसमें एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट किससे होता है, वाटर से होता है। बट बी क्लियर, एल्गी में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था, कुछ केसेस में इंटरनल भी था, बट ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, है कि नहीं, फर्टिलाइजेशन कैसा था, इंटरनल था। ये भूलना मत कभी भी। लिखा हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। अब सिंपल बात है, मेल गैमेट को 7 समुंदर पार करके फीमेल के पास जाना है, तो इसीलिए रास्ता में बहुत सारा मेल गैमेट मरेगा भी, है कि नहीं। इसीलिए मेल गैमेट्स का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है दैन द फीमेल गैमेट। इसको ह्यूमन से आप समझ सकते हो। देखो ध्यान से, जो ह्यूमन बींग्स में होता है फीमेल गैमेट कितना बनता है, अरे भाई फीमेल गैमेट बस एक ही बनता है, ओवम। और उस एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए जो मेल होता है वो मेल 300 मिलियन, फिर से बोल रहे हैं 300 मिलियन, मतलब 3 × 10⁸ स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और उसमें से कोई एक स्पर्म जाके किसको, तो ओवम को जाके फर्टिलाइज करता है। तो एक मूवी आया था 3 इडियट्स, उसमें बताया था कि जन्म से पहले भी कंपटीशन है और जन्म के बाद भी कंपटीशन है। जैसे अभी भी हम लोग कम्पीट कर रहे हैं कॉलेज में जाने के लिए, और दुनिया में आने के लिए भी क्या हुआ था, कंपटीशन हुआ था कि 300 मिलियन स्पर्म है, उस 300 में से कोई एक जाके क्या बताओ किससे, तो फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा। तो हुआ ना कंपटीशन स्पर्म के बीच में, बेचारा मेल, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है, टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड द टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट। बच्चा याद रखना, पोलन ग्रेन के अंदर में मेल गैमेट बनता है, सही में मेल गैमेट को कैरी करने वाला पोलन ट्यूब होता है। और इस बात को अभी आगे बताएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इन सीड प्लांट द पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट एंड ओव्यूल्स हैव द एग। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर टू स्टिग्मा बिफोर इट कैन क्या बताओ लीड टू फर्टिलाइजेशन। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट
एग्जाम्पल पी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी। क्यों? तो एंथर स्टिग्मा पास पास में होता है। अरे यार सबको पता होगा कि पी जो होता है, पी के फ्लावर में पेटल्स का एस्टिवेशन क्या होता है? तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और उसके अंदर में स्टामेन होता है, पिस्टिल होता है। कितना स्टामेन होता है? तो स्टामेन वहाँ पे 10 होता है 9+1 के बंडल में, है कि नहीं? 9 एक बंडल में मिलता है और एक अलग बंडल में मिलता है। याद आया? डाइडल्फस कंडीशन, ये सब आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में, ठीक है? तो वही बोल रहा है। एग्जाम्पल पी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। Pollen grains soon after their shed come in contact with the stigma, but in cross-pollinating plants, including dioecious plant, a specialized event called pollination facilitates the transfer of pollen grain to stigma। बच्चा pollination के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में, तो वेट करो चैप्टर नंबर 2 का। जब वहाँ पढ़ लेंगे तो ये सब बात और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है? Pollen grains germinate on stigma and the pollen tube carrying the male gamete reaches the ovule and discharge the male gamete near the egg। हमने शुरू में ही कहा था कि मेल गैमेट को कैरी कौन करता है? तो पोलन ट्यूब करता है। कहाँ तक? तो एग के पास तक, ठीक है? चल, in dioecious animals, since the male and female gametes are formed in different individual, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer। याद रखना कि dioecious animal में गैमेट ट्रांसफ़र का स्पेशल मैकेनिज्म होता है, और वो क्या है बताओ? बहुत सारे एनिमल में उसको हम कहते हैं कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स, या सिंपली हम कहेंगे कॉपुलेशन। द कॉपुलेशन इज द एक्ट थ्रू विच द मेल गैमेट इज ट्रांसफर इनटू द फीमेल बॉडी, ठीक है बच्चा? और बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि ये ट्रांसफ़र किससे हो? तो वाटर से हो, ठीक है? चलो, successful transfer and coming together of the gametes is essential for the most सॉरी बच्चों यार, पेज इधर उधर हो गया, 1 मिनट रुको यार। हाँ बच्चों, बोल रहा है सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रूशियल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। बच्चों आगे बोल रहा है फर्टिलाइजेशन, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट। अरे आ ही गया ना, हम बताए भी थे कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल वाइटल क्या है? इवेंट है किसका? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या बताओ? सिंगैमी, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। और हमने कहा था ना कि सिंगैमी को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। The term fertilization is often used for this process. The terms syngamy and fertilization are frequently used though interchangeably। वही बात है कि हम कभी कभी यूज़ करते हैं सिंगैमी, कभी कभी यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों? What would happen if syngamy does not occur? अरे ये कॉमन सेंस है, जब सिंगैमी नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और पता है मज़े का बात कि बहुत सारा वैसा भी एनिमल है जहाँ पे एग फर्टिलाइज नहीं करता है और एग बिना जाइगोट फॉर्म किए हुए नया यंग वन का फॉर्मेशन कर देता है। तो वैसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे एग से डायरेक्टली बन जाए यंग वन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड द पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है बच्चों? चलो आगे देखो। However, it is mentioned here that in some organism like rotifers, rotifers क्या होगा? Rotifers are the member of Ascomynthis। Ascomynthis मतलब राउंड वर्म, हनी बी, even some lizard and bird, turkey। The female gamete undergo development to form new organism without fertilization। This phenomena is called, बोल बच्चा, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है? अब आगे बोल रहा है सिंगैमी कहाँ होगा? तो आप सबको पता है सिंगैमी होता है बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर भी। और बॉडी के बाहर हुआ तो इसको हम बोलते हैं क्या? तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अंदर हुआ तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज द मेजोरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेज। कौन सा फिशेज? हम बताए थे बोनी फिश में, as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium, मतलब water, that is the outside of body of the organism।
This type of gametic fusion is called external fertilization. Organism exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release of large number of gametes into the surrounding medium water. In order to enhance the chances of syngamy, हमने शुरू में कहा था इसमें गैमेट्स का नंबर ज़्यादा होता है। क्यों? तो सिंगैमी के चांसेस को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ में जो जाइगोट होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इसीलिए उस जाइगोट को प्रीडेटर से बहुत खतरा है, इसीलिए है कि नहीं जाइगोट का नंबर ज़्यादा बनता है कि ताकि उसमें से कुछ अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो कुछ जाइगोट क्या बताओ डेवलप करके नया यंग वन का फॉर्मेशन कर पाए। वही बात नीचे से बताएगा आपको। लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो अ ग्रेट सिंक्रनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू सराउंडिंग मीडियम वाटर in order to enhance the chances of syngamy. This happens in the bony fish and frog where large number of offspring are produced. A major disadvantage is that offspring are extremely vulnerable to predators, threatening their survival up to the adulthood. ठीक है बच्चा? अरे यार ये क्या हो रहा है बच्चों, थोड़ा रुको यार, बड़ा दिक्कत है ऐसे पढ़ाना। सबसे अच्छा क्लासरूम होता है। जल्दी हम लोग क्लास में मिलेंगे, है कि नहीं? चलो फिर बोल रहा है इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंजाई हायर प्लांट हायर एनिमल सच एज द रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स, ठीक है, एंड इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स मतलब ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सिंगैमी अकर इनसाइड द, याद रखना कहाँ पे, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड क्या बच्चा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। ठीक है बच्चा, इन ऑर्गेनिज्म exhibiting the internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. In this even the number of sperm produced very large. एग्जाम्पल देते हैं ह्यूमन का 300 मिलियन स्पर्म था और कितना अंडा था, तो एक ही अंडा था, है कि नहीं? The in-seed plant, however, non-motiles in लिखा हुआ है in seed plant, however, the non-motile gametes are carried to the female gamete by the pollen tube. हमने शुरू में कहा था ना कि एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो बाय द पोलन ट्यूब। बच्चों आगे बोल रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, आप सबको पता है वो सारा इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, इट इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जाइगोट फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म विद द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम। अब सिंपल बात है कि जहाँ भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा जाइगोट कहाँ बनेगा, तो बाहरी तो बनेगा ना। वेयर एज इन दोज एग्जिबिटिंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब सिंपल बात है जहाँ भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा वहाँ पे जाइगोट कहाँ बनेगा, तो वहाँ पे जाइगोट बॉडी के अंदर बनेगा। बट याद रखना जाइगोट से एम्ब्रियो बॉडी के अंदर भी बन सकता है, बॉडी के बाहर भी बन सकता है। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो एग देता है, मतलब जो ओवीपेरस होता है वहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो बॉडी के बाहर बनता है, और जो ऑर्गेनिज्म विविपेरस होता है वहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज़ एंड द इन्वायरमेंट इट इज एक्सपोज टू। अब सिंपल बात है कैसा उसका लाइफ साइकिल है और कैसे इन्वायरमेंट में है, इस पर डिपेंड करेगा। बच्चों इसके बाद जो 2 लाइन लिखा हुआ है उस 2 लाइन को अभी आप वैसे ही पढ़ लेंगे सीधे, और जब हम लोग पढ़ लेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब वो लाइन आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलो, in organism belonging to fungi and algae, zygote developed a thick wall that is resistant to desiccation and damage. It undergoes a
period of rest before germination. In organism with the haploidtic life cycle, as you have read in class 11th, जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर. हमने शुरू में कहा था ना कि बहुत सारे केस में जाइगोट में सीधे होता है मियोसिस टू फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर. ठीक है बच्चा. तो बहुत बच्चा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर जाइगोट में कैसे मियोसिस होगा. तो सिंपल बात है, जहाँ भी हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होगा वहाँ पे जाइगोट में मियोसिस होगा. ठीक है. that grow into haploid individual. फिर वही बोल रहा है, consult your class 11 book and find out what kind of development take place in zygote in the organism with diploidic life and haploidic life cycle. हमने बताया था ना कि जहाँ भी लाइफ साइकिल डिप्लॉइडिक होगा और हैप्लोडिप्लॉइडिक होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बताओ, तो वहाँ पे जाइगोट में मियोसिस नहीं, क्या होता है, जाइगोट में माइटोसिस होता है और वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा. और इसी बेसिस पे प्लांट को हम बांटते हैं एम्ब्रियोफाइट्स एंड नॉन एम्ब्रियोफाइट्स में. ठीक है. चलो, जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट. अरे यार, हमने बताया था कि जाइगोट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड अदर जनरेशन. तो जो पेरेंटल जनरेशन है और जो नया यंग वन का जनरेशन बनने वाला है, उन दोनों के बीच में जो लिंक है वो कौन है, तो जाइगोट है. Every sexually reproducing organism including human beings begin life as a single cell zygote. बच्चा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है वो अपना लाइफ स्टार्ट किया है एक सिंगल सेल जाइगोट से. एग्जाम्पल लो, तुम हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे हाथी हो, चाहे गधा हो, चाहे एक आम का पेड़ हो, ठीक है, चाहे एक एल्गी हो, ये सब अपना लाइफ क्या बताओ स्टार्ट किया है फ्रॉम द जाइगोट. ठीक है. लिखा है एम्ब्रियोजेनेसिस. The embryogenesis refers to process of development of embryo from the zygote. During embryogenesis, zygote undergoes cell division. हमने बताया था ना कि embryogenesis में जाइगोट में होता है सेल डिवीजन, और वो जो सेल होता है डिवीजन वो कौन सा होता है, माइटोसिस होता है. बच्चों, माइटोसिस से वहाँ पे जाइगोट में जब माइटोसिस होगा तो वहाँ पे ढेर सारा सेल बनेगा और वो सेल धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट टाइप के सेल्स में चेंज करता है. वही बात कर रहा है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन. तो पूछेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या क्या होता है, तो सेल डिवीजन होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है. Why cell division increase the number of cell in developing embryo? The cell differentiation helps the group of cell to undergo certain modification to form the specialized tissue and organ to form an organism. You have studied about the process of cell division and differentiation in the previous class. यही बात कह रहा है कि सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हुए हैं. ठीक है. चलो आगे देखो. Animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether development of zygote take place outside the body of the female parent or inside. That is, whether they lay, fertilize or unfertilized egg or give birth to the young ones. बच्चा, हमने सीधे कहा था कि वैसा एनिमल जो अंडा देता है, और अंडा कैन बी फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज, उसको हम बोलते हैं ओविपेरस. और जो बच्चा देता है दे आर कॉल्ड विविपेरस. काम खत्म. आगे बोल रहा है कि इन ओविपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय द कैल्केरियस सेल. अरे यार, व्हाट इज कैल्केरियस सेल? तो जो अंडा के चारों तरफ कवरिंग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कैल्केरियस सेल. ठीक है. आर प्लेस इन द एनवायरमेंट एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट. On the other hand, in viviparous animal, majority of mammal, including humans, the zygote developed into young one inside the body of female organism. बच्चों, viviparous में बोल रहा है कि most mammals में कुछ मैमल वैसा भी है जो ओविपेरस है, और एक नाम जो आप कभी नहीं भूल सकते हो, नाम बताओ उसका, और निथोरिंकस मतलब प्लेटिपस. ठीक है. आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर आउट ऑफ द बॉडी. अब सिंपल बात है, कुछ टाइम के बाद जब यंग वन पूरा मैच्योर हो जाता है तब वो बॉडी के बाहर आता है, और इस टाइम को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड. जैसे हम लोग में कितना, ह्यूमंस में 9 महीना के बाद बच्चा होता है ना, तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म. Because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of young one is greater in viviparous organism.
लिखा हुआ है इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल्स एंड स्टामेन ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल। अरे यार आपको बताया था ना कि सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में प्लांट्स में क्या होता है, जाइगोट से इम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बना था और बाकी जो होगा स्टामेन है कि नहीं, उसके अलावा सेपल पेटल ये सब क्या बताओ उस फूल से झड़ के गिर जाएगा। बट कुछ वैसा फूल भी है जहाँ पे कुछ पार्ट क्या बताओ परसिस्ट करता है, रह जाता है। बैगन देखे हो तो बैगन के ऊपर में जो हरा हरा लगा रहता है स्टार शेप का, एक्चुअली में वो क्या है, उसका सेपल है। टमाटर देखे हो टमाटर, तो टमाटर में भी सेपल होता है। ऐसा आपने बहुत सारा पढ़ा होगा क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में। चलो आगे देखो, कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल रिमेन अटैच्ड। अभी हम बताएं टमाटर है, बैगन है, ठीक है। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन अटैच टू प्लांट। अरे पिस्टिल तो अटैच रहेगा ना, क्योंकि पिस्टिल में तो है ओवरी ओव्यूल ये सब है कि नहीं। चलो यार, द जाइगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड। द ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट विच डेवलप्ड इनटू अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। और आपने फ्रूट के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में, वहाँ पे पक्का आपको पेरिकार्प जरूर मिला होगा, ठीक है। That is the protective in function. After dispersal, seed germinate under favorable condition to produce new plant. और बच्चों नीचे में फिगर दिया हुआ है जहाँ पे S और P दिखाया है। S मतलब सीड और P मतलब पेरिकार्प। क्या बच्चा, पेरिकार्प। पेरिकार्प में कितना लेयर होता है बच्चा, बोल फटाफट, बोल जल्दी से। तो पेरिकार्प में कितना, नहीं बोलेगा तू लोग, 3। कौन कौन सा, एपिकार्प, मेजोकार्प एंड एंडोकार्प। याद आया। और जो आम खाते हो, आम में क्या खाते हो, उसका मेजोकार्प। तो मेजोकार्प इन मैंगो इज फ्लेसी एंड मेजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस। बहुत अच्छे, एग्जाम में इस पे निट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो बच्चों, ये हमने ख़त्म किया अपना 1.2 NCERT से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों एक बात आपको क्लियर हो रहा होगा, हमने जो भी बात पढ़ा है उस बात को हमने जितना भी लंबा किया है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहा है अराउंड NCERT। और ऐसे NCERT को पढ़ते हैं, ठीक है। NCERT पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि किताब के लाइन को रट्टा मार लिए, नहीं, किताब के लाइन को पढ़े, एकदम समझ के पढ़े हैं और सब चीज़ हमको समझा हुआ है, समझे। अगर ऐसे पूरा 11-12 पढ़ लोगे तो बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं कि आप फुल में फुल भी स्कोर कर लो। फाउंडेशन में जो बच्चा होता है कुछ भी कर सकता है, ड्रॉपर्स में फिर दिक्कत है। ड्रॉपर्स में ये नंबर फुल में फुल नहीं आता है। ड्रॉपर में मैक्सिमम नंबर जो बायोलॉजी में है वो 330 340, मैक्सिमम 340, उससे ऊपर नहीं जा पाता है। लेकिन जो बच्चा अपियरिंग है वो फुल में फुल भी स्कोर कर सकता है, बशर्ते सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है। अब बच्चों इतना पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, जो आपको क्वेश्चन सीट मिला है, DPP मिला है, उसको सॉल्व करोगे, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब 1.2 को अगर खुद से पढ़ने बैठोगे ना, मैक्सिमम आपको लगेगा 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा। अब 15 मिनट में आराम से किताब को रीडिंग मार दोगे। बच्चों बार बार रीडिंग दो, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 15 बार, जितने बार पढ़ोगे उतने बार चीज़ें आपके दिमाग से पास होगा और दिमाग में वो बात सेट होता है, ठीक है। अगर आज बैठ के याद कर लिए, 10 दिन छोड़ दिए तो सब फिर भूल जाओगे। तो किताब को बार बार पढ़ो, इतना बार पढ़ो कि किताब का EMR तक दिमाग में बैठ जाए। और जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो दिमाग में बात आए कि हाँ ये बात किताब में यहाँ लिखा हुआ था, इस बात का कंसेप्ट बुक में यहाँ दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि सर नोट्स में यहाँ लिखवा है, नोट्स में वहाँ लिखवा है। नोट्स नाम का कुछ चीज़ नहीं होता है, नोट्स कुछ है ही नहीं। सब कुछ NCERT में आप आराम से इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो फिर कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। हम लोग कल पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। तब तक आपको 1.2 अच्छे से पूरा खत्म करना है। चलो बाय।